हेलो दोस्तों, मैं CSCMA देवाशीष गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। तो ये शुरू होते हैं आर्टिकल नंबर 12 से और जाते हैं आर्टिकल नंबर 35 तक। आमतौर पे किसी भी सिलेबस में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 32 तक ही कवर होता है और उसमें से भी आर्टिकल 31 जो है वो डिलीट हो चुका है, तो आर्टिकल 31 को भी हम नहीं पढ़ते आमतौर पे। तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक में जितने भी आर्टिकल्स हैं कोशिश करेंगे हम हर आर्टिकल को समझे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉस हैं उनके ऊपर भी गहराई में बात करते हुए चले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला चीज, आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलते हैं? आर्टिकल नंबर 12 बोलते हैं स्टेट क्या है। तो स्टेट का जो डेफिनेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर ढेरों सारे केस लॉस हैं। स्टेट जानना इतना जरूरी क्यों है? स्टेट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट एंश्योर और प्रोटेक्ट कौन करता है? यही स्टेट। अगर आपको फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर केस करना है तो किसके अगेंस्ट करेंगे? यही स्टेट। तो स्टेट कौन है, किसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप केस नहीं कर सकते तो फिर स्टेट कोई मतलब तो है नहीं फंडामेंटल राइट का। तो कौन इंश्योर करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, ये जानना जरूरी है। चलिए, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी के अंदर आर्टिकल 12 है और 12 में स्टेट है। इट स्टेट्स दैट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म, यानी कि जब तक कुछ और ना बोला जाए, जब तक कुछ और ना बोला जाए तब तक स्टेट का मतलब है, पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आ रहे हैं। सर जुडिशरी भी होता है, बाद में बात करेंगे कि जुडिशरी का क्या मामला है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो पार्ट बनेगा ही बनेगा, यानी मोदी जी तो रहेंगे ही, IAS IPS तो रहेंगे ही। चलिए, पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि बघेल जी भी फंस गए। छत्तीसगढ़ के CM है बघेल जी, इसी तरीके से दूसरे स्टेट के CM है, ये सारे आ गए लपेटे में किसके? स्टेट के। पॉइंट नंबर 3, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो लोकल अथॉरिटी और अदर टेरिटरी जो हमारे देश के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये दोनों ही लोग ही स्टेट कहलाएंगे। सर क्या होता है लोकल अथॉरिटी? तो लोकल अथॉरिटी फिर भी डिफाइंड है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सब। अदर अथॉरिटी जो वर्ड डाल दिया ना भाई, पूरा गोंडोगोल वही हो गया। अदर अथॉरिटी में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, इसी को लेकर सारे केस लॉ है। क्लियर हो गया? पहले के दो पॉइंट तो पूरे क्लियर है कि भाई पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन कहाँ है? टेंशन है भाई, एक तो लोकल अथॉरिटी बोल दिया, वो तो ठीक है, फिर भी म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत डिफाइंड है सब कुछ। अदर अथॉरिटी में सारे केस लॉ है। चलिए, तो ये वापस से मैंने पूरी चीजों को लिख दिया थोड़ा सा और डिटेल में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे लोग कवर है। लोकल अथॉरिटी में कौन कवर है? म्यूनिसिपैलिटी कवर है, पंचायत कवर है, इसी तरीके की कोई और अथॉरिटी है तो वो भी यहाँ पे कवर है। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में ना बच्चों, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में एक अपन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एजेव्डम जनरस। एजेव्डम जनरस का मतलब ही क्या होता है? ऑफ द सेम काइंड। यही यहाँ पे एक बार यूज किया गया है केस लॉ में। बोला गया कि लोकल अथॉरिटी क्या है? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत तो है। ऐसा अगर कहीं पे कोई और भी कर रहा है ना काम, तो भाई उसको भी लपेटे में ले लो, वो भी है लोकल अथॉरिटी, वो भी स्टेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल है कि ये सारे लोग रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, ये सारे तो होंगे ही होंगे। आगे अच्छे से और खोल के बात करते हैं। The term state thus include executive as well as legislative organs of union and state. It is therefore action of these bodies that can be challenged. आप इन्हीं के खिलाफ केस करोगे कहां पे? कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ये नहीं करेंगे तो भैया डांट पड़ेगी। अथॉरिटी इस वर्ड का मतलब क्या है? वेबस्टर नाम का एक बड़ा फेमस अमेरिकन ज्यूरिस्ट है, उसके नाम पे ना डिक्शनरीज बनती है, उसमें अथॉरिटी का डेफिनेशन है। क्या बोला? अ पर्सन या बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, यानी जिसके पास भी इतना पावर है कि वो लोगों को हुक्म दे सकता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12, द वर्ड अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक लॉ। भाई किसी को भी अगर इतना पावर है ना
कि वो लॉ बना सकता है, वो ऑर्डर दे सकता है, रेगुलेशन दे सकता है, बाई लॉ दे सकता है, तो भाई वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे आदमी को भाई हम अथॉरिटी कहेंगे ही कहेंगे। समझ में आ गया। लोकल अथॉरिटी क्या है, तो जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाओ भाई। जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 31 में लिखा हुआ है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि म्यूनिसिपैलिटी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, पंचायत है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड है, ये सारे क्या है, हमारे लोकल अथॉरिटी है भैया, यानी ये सारे हमारे स्टेट का पार्ट है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। एक पहला केस लॉ जिसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 19(1)(g क्या है, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। 19(1)(g आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता देता हूं बस। 19(1)(g आपको ये पावर देता है कि आप जो चाहें वो काम आप कर सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। आपको कोई प्रोफेशन करना है, कोई ट्रेड करना है, आप कीजिए, सरकार पीछे खड़ी है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये 19(1)(g बता दिया। अब इस केस में क्या हो रहा है, इन मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमिटी, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बाई लॉ ऑफ अ म्युनिसिपल कमिटी charging a prescribed fee on the wholesale dealer was an order by a state। कहने का मतलब है कोई म्युनिसिपल कमिटी है, उसने कोई ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर अगर आर्टिकल 19(1)(g यानी आपको जो काम करना है आप कर सकते हैं, उसका अगर कॉन्ट्रावेंशन में है, यानी कि अगर उसके विरुद्ध जा रहा है, तो भैया पंगा ले लिया है आपने, आप ये नहीं कर सकते थे, गलत काम किया है आपने, डांट पड़ेगी आपको। गॉट इट एवरीवन। तो सर केस क्या था, वैसे केस ये था कि ये जो मोहम्मद यासीन भाई साहब थे, ये बहुत सालों से, 7 सालों से अपना बढ़िया वेजिटेबल और फ्रूट का धंधा करते थे, वेंडर थे वहीं पे। ठीक है, अभी म्युनिसिपल वाले लोग आए और बोले कि भाई अब से नहीं कर सकते। क्या कर लोगे, नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, सीधा गया कोर्ट में और बोला भाई मेरा आर्टिकल 19(1)(g जो है ये कॉन्ट्रावीन कर रहा है, मेरे को जो काम करना है मैं वो कर सकता हूँ, बोला है ना तुमने आर्टिकल में, तो भैया क्यों नहीं करने दे रहे हो। तो इसने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। बढ़िया, एकदम बढ़िया। अदर अथॉरिटी में कौन आएगा, अदर अथॉरिटी में देखिए कौन कौन आ रहा है। इन आर्टिकल 12 द एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटीज यूज्ड आफ्टर मेंशनिंग अ फ्यू ऑफ देम, बोला कि पहले तो कुछ कुछ का नाम ले लिया प्रॉपरली और फिर थक गए लोग तो अदर अथॉरिटी बोल दिया। as the government parliament of India government legislature in University of Madras versus संता बाई। तो काफी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने केस कर दिया यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर यूनिवर्सिटी के ऊपर केस करेंगे तो यूनिवर्सिटी तो लॉ बनाता नहीं है किसी स्टेट का, किसी उसका, तो ऐसे केस में उसको क्या स्टेट बोलना सही रहेगा। तो इस केस में बोला गया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस केस में बोला गया कि भाई कोई भी इसी तरीके का यूनिवर्सिटी है, कोई नेचुरल पर्सन है, कोई ऐसा है ना, तो उसको सीधा उठा के स्टेट नहीं बोल देना, अनलेस एंड अनटिल स्टेट ने उसे मेंटेन किया हो। जैसे सरकार ने ही वो कॉलेज चला रहा हो, सरकारी वो यूनिवर्सिटी चला रहा है, फिर आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप हर एक को जाके ऐसे मुंह उठा के स्टेट मत बोल दीजिएगा। ये कहां पे बोला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संता बाई। तो दो केस लॉ हमने कवर कर लिया। पहला केस था मोहम्मद यासीन का, जो बहुत सालों से एक जगह पे 7 सालों से वेजिटेबल और फ्रूट्स बेच रहे थे। अचानक से म्यूनसिपल वालों ने क्या बोला कि भाई अब आप जाइए, अब आप नहीं कर सकते। तो ये क्या किया, उनके खिलाफ केस कर दिया कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपने कॉन्ट्रवीन कर दिया। और फिर इसी तरीके से उल्टा एक केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस संताबाई। इसमें क्या बोला गया कि भैया हर एक को या किसी को भी मुंह उठा के आप स्टेट नहीं बोल दोगे, उसका एक क्राइटेरिया है, आगे जाके अपन अजय हसिया केस में पढ़ेंगे वो क्राइटेरिया। तो हर यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो भाई स्टेट उसे मेंटेन कर रही है, तब तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे अथॉरिटी कह लेंगे, हम उसे स्टेट कह लेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अजय हसिया केस। अजय हसिया केस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसके अंदर ना 6 ऐसा टेस्ट दे दिया, बोल दिया गया कि ये 6 बातें, अगर 6 में से कोई एक बात भी अगर कहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है तो हम उसको स्टेट बोल देंगे। ठीक है, इसी कारण से LIC वगैरह, CSIR, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ना इन्हीं में से फॉल कर रहा था करके ही उसे स्टेट बोला। सबसे पहला क्या बोला है, जहां पे एंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, तो भाई फिर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उसको पूरा ही रख लिया है, तो वो तो स्टेट ही बन गया। दूसरा, या तो स्टेट उसे अच्छा खासा फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, वो जमीन किसने दी है, सरकार ने दी है, उसमें उसने कुछ काम किया, वो काम कर रहा है, तो भाई उसको भी आप कह सकते हैं कि ये स्टेट है। तीसरा, कोई कॉर्पोरेशन है जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है क्योंकि स्टेट उसके पीछे खड़ा है,
स्टेट खड़ा है पीछे और बोल रहा है कि तू मोनोपोली चला, तू अपना काम कर, मैं किसी और को तेरे अलावा काम करने नहीं दूंगा। तो भाई ये तो है फिर मतलब स्टेट का ही भाई हो गया ये। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप परवेसिव स्टेट कंट्रोल, यानी ऊपर से नीचे ना पूरा काम स्टेट ही कर रहा है। फिर है पांचवा, फंक्शन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस यानी कि कुछ ऐसी चीज है। अच्छा ये वाला मुद्दा याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट ना बीसीसीआई का एक केस है वहां पे उठाया गया था, पांचवा पॉइंट, फंक्शन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जैसे एक आगे जाके मैं केस बताऊंगा बीसीसीआई का, वो मैं यही बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि बीसीसीआई वाले केस में क्या हुआ था कि ये बोला गया कि क्या बीसीसीआई स्टेट है, तो जो डिसीजन आया वो डिसीजन ये आया कि स्टेट नहीं है। अब क्या होता है कि डिसीजन कभी भी आता है तो मेजोरिटी के हिसाब से आता है। जैसे 5 लोग बैठे, 3 लोगों ने बोल दिया कि भी बीसीसीआई स्टेट नहीं है, 2 लोगों ने बोला कि बीसीसीआई स्टेट है, तो 3 लोग की मानी जाएगी, 2 लोग की नहीं मानी जाएगी। जो 2 लोग थे ना इस केस में, उन दोनों लोगों ने ये कहा था कि बीसीसीआई का जो फंक्शन है ना वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो उसे स्टेट के अंदर आना चाहिए। पर बाकी तीनों का कहना था देखो भाई बीसीसीआई किसी से पैसा नहीं लेता, पूरा शेयर कैपिटल इनका है, ठीक है ना, स्टेट से कुछ पैसा लेता है, इतना भाई क्रिकेट को प्रमोट करता है, इतना क्रिकेट से वो पैसा कमाता है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मोनोपोली है, और भी है, वहां पे भी लोग खेलते हैं, ठीक है, तो मोनोपोली का भी टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से एक जो जजमेंट था, थोड़ा सा खराब जजमेंट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। पर आप याद रखिएगा, अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाए कि कोई भी एक पॉइंट भी सेटिस्फाई हुआ तो वो स्टेट है, तो इस हिसाब से तो बीसीसीआई क्या होना चाहिए था, स्टेट होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमको क्या, छठवां पॉइंट है, इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है पर उसको बाद में क्या किया गया है, कंपनी बना दिया गया है, तो उसका मतलब क्या होगा, क्या वो अलग हो जाएगी? नहीं भाई, वो थी तो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो काम उसी की तरह कर रही होगी, तो उसे हम स्टेट मान के चलेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ और केस लॉस है यहाँ पे। नीचे से शुरुआत करता हूं मैं। रूपा अशोक हुर्रा versus अशोक हुर्रा है, तो ये पति पत्नी थे दोनों, और ये पति पत्नी जो थे इन्होंने पहले डाइवोर्स का केस किया, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन नंबर 13 भी, वो ऑब्वियसली आपके सिलेबस में नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो इन्होंने केसेस किया, तो क्या होता है कि उसमें ऐसा लिखा है कि आप जो है कंसेंट से डाइवोर्स दे सकते हैं, और अगर मान लीजिए मैंने भी कह दिया कि हाँ मेरे को डाइवोर्स चाहिए, मेरी बीवी ने भी कह दिया मेरे को डाइवोर्स चाहिए, तो भी मैं उस कंसेंट को वापस ले सकता हूं, लेकिन 18 महीने के अंदर ले सकता हूं। ये सारी बातें हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, ये सब आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, बीवी ने 18 महीने बाद हाँ बोला कि नहीं भाई मेरे को डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो उसने केस कर दिया कि ऐसे कैसे भाई, 18 महीने बाद तो टाइम पीरियड ओवर हो गया ना। तो ये जो इन्होंने पूरा खेल खेला, पहले इसने केस किया फिर उसने केस किया, ऐसा करते करते एक नई चीज आई जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन हमारे स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है कि एक इंसान का अगर कोई लास्ट, समझिए, रास्ता है, एक लास्ट मौका अगर हम उसको देने वाले हैं, तो क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू हम दे सकते हैं। और वो क्या कर सकता है, इस पिटीशन का इस्तेमाल करके जो भी है उसका आखिरी रास्ता उसमें जाके अपने आप को बचा सकता है। जैसे एक अभी बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, तो उसमें एक अंडरवर्ल्ड का आदमी था, उसने भी यही, यासीन मलिक नाम था उसका, उसने भी क्यूरेटिव पिटीशन डाला कि स्टेट प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा फंडामेंटल राइट है ना जीना, आर्टिकल 21, प्लीज मुझे बचा लो। स्टेट ने क्या बोला, तू इतना गंदा काम किया, तो सोचा नहीं यार, तो हम तो तेरे को नहीं बचाएंगे, तो उसके केस में क्यूरेटिव पिटीशन को हटा दिया। तो स्टेट के पास आखिरी जो रास्ता है ना जहां पे आप जाके खटखटा सकते हैं, वो क्यूरेटिव पिटीशन का, ये इस केस में लाया गया। फिर ये वी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही वो बदनाम केस है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहां पे बोल दिया गया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। आर डी शेट्टी का जो केस है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है एज कम्पेयर टू अजय हसिया। पर ओवर द इयर्स ज्यादातर सिलेबस में अजय हसिया केस को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया गया, पर अजय हसिया केस जो है ना, वो काइंड ऑफ एक मॉडिफिकेशन है आर डी शेट्टी केस का। आर डी शेट्टी केस वो केस था जिसमें बातें बताई गई थी कि भैया ये स्टेट होगा, ये स्टेट नहीं होगा, उसमें हल्का मॉडिफिकेशन कौन है, अजय हसिया। तो अजय हसिया को आजकल ज्यादा माना जाता है। उसमें क्या बोला गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो स्टेट है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई आपको? बशेश्वर नाथ का जो केस है ये आर्टिकल नंबर 13 में आएगा, वहां पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 और 13 दोनों में ही आते हैं, पर आर्टिकल नंबर 13 में इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिए।
एक और केस देख लीजिए। इस केस में क्या बोला गया है, कंक्लूजन बता देता हूँ सीधा। इस केस में बोला गया है कि ये जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR, इसे स्टेट माना जाएगा। दैट्स इट, इतना याद रखिए। अब कब कब नॉन स्टेट बॉडी स्टेट बन जाती है, कहने का मतलब है कि नॉर्मली तो ये स्टेट नहीं है, पर कभी कभी स्टेट ये बन जाती है। जैसे ये कहाँ बोला गया, प्रदीप कुमार बिस्वाल वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोटेक्निक। यहाँ पे क्या बोला गया कि नॉर्मली तो भाई कोई अपना काम कर रही है, वो स्टेट के अंदर नहीं आ रही है, नहीं लाएंगे। पर कुछ ऐसा हो गया जहां पे फंडामेंटल राइट को वो इफेक्ट करता है, तो भैया चुपचाप उसको स्टेट के लिए लेकर आ जाएंगे। इसका अच्छा इस्तेमाल कहाँ हुआ, दो केसेस में। पहला केस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता का ओलियम गैस लीक केस बड़ा फेमस है। अब दिल्ली में थे भाई साहब, अब दिल्ली में क्या हुआ कि इनका ओलियम गैस लीक हो गया, कई लोगों की जान चले गई। अब यहाँ पे बोला गया कि भाई आपकी गलती नहीं थी, हम माने, ना ही आपकी जिम्मेदारी है कि आप फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करें, लेकिन भैया आपसे गलती हुई, अब हम आपको स्टेट मानेंगे और आपके ऊपर केस करेंगे। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई, ऐसे केस में भी उसको स्टेट माना गया और स्टेट मानकर उसके ऊपर केस किया गया। बट इट, चलिए अब मेन सवाल आता है जो हमने पहले छोड़ दिया था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को तो लिख दिया है कि भाई वो स्टेट है, व्हाट अबाउट जुडिशरी। तो यहाँ पे जो मैंने राइटअप लिखा है वो राइटअप ऐसा लिखा है जिसको आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आ सके, पर आसान भाषा में कह देता हूं मैं। जुडिशरी जब तक ये कानून वाली चीजें कर रही है ना, डिसीजंस ले रहा है, ऑर्डर ले रहा है, ये सारी चीजें कर रही है, तब तक तो भाई वो बिल्कुल भी स्टेट नहीं है। क्लियर हो गया। पर जब वो स्टेट वाली चीजें करने लगेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप समझिए कि हाई कोर्ट बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, ठीक है, इसके अलावा कई बार वो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें करता है वो, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव वाले लोग करते हैं ना, वैसे काम भी वो कुछ कुछ करता है। अगर वो वैसा कोई रोल निभा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या बन जाएगा, स्टेट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, अदरवाइज स्टेट नहीं है, नॉर्मली यानी स्टेट नहीं है। पर अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो एग्जीक्यूटिव टाइप का काम है, जैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, तो ऐसे केस में वो स्टेट बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आमतौर पर अगर आप कहेंगे तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई जुडिशरी जो है वो स्टेट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये केस है, आप इसको बढ़िया आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट ये आखिरी वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बातें स्टेट अगर कर रही है, कोई स्टेट ने अगर लॉ लाया और अगर वो लॉ अगर किसी का हार्म करता है या अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन में चले जाता है, तो फिर तो आप केस कर दोगे। मान लेते हैं कि कोई रूल लेकर आ गई सुप्रीम कोर्ट या कोई ऑर्डर दे दी सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट पे भी केस कर दोगे? अरे बाप रे, ये तो खतरनाक बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ किसी के खिलाफ केस करोगे? और कहाँ करोगे? फिर सुप्रीम कोर्ट का ही केस कहाँ करोगे? तो बड़ा खतरनाक हो गया, ये तो पेचीदा मामला हो गया। तो इस केस में अशोक कुमार गुप्ता वाले केस में क्या बोला गया कि देख भाई, आर्टिकल नंबर 13 में, आर्टिकल नंबर 13 भी पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 13 में ना लॉ के बारे में बात किया है, और वो वाला लॉ है जो पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव बनाता है, उसके खिलाफ तो केस करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ डिक्लेयर कर दिया, उसको तो स्टेट मानकर, सुप्रीम कोर्ट को स्टेट मानकर तो केस नहीं कर सकता। फिर यानी मान लेते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत जजमेंट दे दिया, कुछ गलत ऑर्डर दे दिया, तो क्या होगा? तो फिर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस करके आप नया जजमेंट ले सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले 1950 में कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद 1960 में कुछ और जजमेंट आया, और 1960 वाले जजमेंट ने 1950 के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, चेंज कर दिया, ये ठीक है। पर आप ये बोल के केस नहीं कर सकते कि आप स्टेट हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप स्टेट बोल के किसके खिलाफ केस कर सकते हो? पार्लियामेंट के खिलाफ, स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर। एक और केस है, इस केस में देखिए क्या बोला गया है, जस्ट उल्टा बोला गया है। जहां पे ये बोला गया कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये बोला गया कि क्योंकि तीनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, हमारे तीनों ही मेन ऑर्गन्स हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के, तो हमको तीनों को ही स्टेट मानना चाहिए। तो ये ऐसे जस्ट दो
एग्जैक्ट ऑपोजिट केसेस हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको जिस तरीके से लिखने बोलेगा एग्जाम में आप उस तरीके से लिख दीजिए। अगर बोलेगा कि स्टेट नहीं है बताओ कौन सा केस, अशोक कुमार गुप्ता केस। अगर बोलेगा कि बताओ स्टेट है तो कौन सा केस, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्लियर? तो आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 13 में आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 12 तो हमारा पूरा कवर हो गया। हमने संक्षिप्त में एक बार देख लिया कि भैया क्या क्या चीजें होती है। एक बार मैं आपको वापस से रिमाइंड करा देता हूँ। बीसीसीआई स्टेट नहीं है, सीएसआईआर जो है वो स्टेट है, कई सारी यूनिवर्सिटी स्टेट है, कई सारी यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है। आपको देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्टेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है। इसके अलावा अजय हर्षा में 6 ऐसी बातें बोला गया, 6 टेस्ट ऐसा बोला गया जहां पे आप ये देखेंगे कि अगर इनमें से किसी में भी फॉल किया तो स्टेट बन जाएगा। चलिए अब आर्टिकल नंबर 13 को शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 13 में ना लॉ को बोला गया है और लॉ को दो भागों में बांटा गया है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सीधी भाषा में बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया उसके पहले से बहुत सारे लॉ चले आ रहे हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला आ रहा है, पार्टनरशिप एक्ट चला आ रहा है, स्टैम्प एक्ट चला आ रहा है। बहुत सारे लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हैं। कई सारे ऐसे लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो कई सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई लॉ आता है तो वहां पर तो झंझट ही नहीं है। सर झंझट क्यों नहीं है? झंझट इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझिए कि जो भी लॉ आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर डिराइव करके आ रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनकर आएगा। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लॉ आए हुए हैं ना उनको लेकर, कि कहीं वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ईस्ट और हमारा जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पुराना वाला लॉ है, वो बोलता है वेस्ट। और अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक नॉर्मली जो डॉक्ट्रिन प्रोवाइड होता है वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि दोनों को ही छोड़ना नहीं है, किसी को फेवर नहीं करना है, दोनों को लेकर चलना है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और आमतौर पे उस चीज को ज्यादा महत्व देना है, अगर देना भी है तो ज्यादा महत्व देना है उस चीज को जो आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। क्लियर हो गया? इसके बारे में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू नाम का जो चैप्टर है उसमें और गहराई में बात करेंगे। फिलहाल हमारे सामने इस आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड 3 डॉक्ट्रिन आते हैं, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्ट्रिन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी में पहले आसान शब्दों में समझाता हूं आपको। ऐसा समझिए कि कोई फल है, वो फल जो है वो सड़ गया है। ठीक है, जैसे बनाना ले लेते, बनाना का स्टार्टिंग वाला पार्ट है, मान लेते वो सड़ गया है, बाकी पार्ट अच्छा है, तो क्या करें, पूरा बनाना फेंक दें? नहीं, ऑब्वियसली स्टार्टिंग वाले पार्ट को कट कर दीजिए और बाकी जो अच्छा वाला पार्ट है उसको खा लीजिए। सिंपल सी बात है। यही बोलता है फेवरेबिलिटी। पर मान लीजिए कि वो इस तरीके से सड़ा है कि आप उसको काट के नहीं फेंक सकते। समझ में आ रहा है? तब क्या करेंगे? फिर तो सीधा का सीधा पूरा बनाना ही फेंक दीजिए। क्लियर हुआ? डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी एग्जैक्टली यही बात करता है कि अगर कोई लॉ है और लॉ का कुछ पार्ट अगर खराब है या इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है ये एक्ट या ये लॉ जस्ट उसको ऑपोजिट बोल रहा है, कॉन्ट्रावेंशन की कुछ बात बोल रहा है, ऐसे केस में वो वाला जो पार्ट है अगर उसको अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट कीजिए और उसको हटा के बाकी वाले पार्ट को ऑपरेटिव रहने दीजिए, यानी चलने दीजिए। पर अगर वो पार्ट ऐसा है जिसको हम हटा नहीं सकते तो पूरे के पूरे लॉ को ही आप बंद कर दीजिए, यानी वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो यहां पे देखिए वही बोला गया है, बाय द टर्म फेवरेबिलिटी वी मीन सेपरेट करना। अंडर दिस डॉक्ट्रिन वी जस्ट सेपरेट द इनवैलिड सेक्शन फ्रॉम द एक्ट। जो भी खराब सेक्शन है, जो भी खराब पार्ट है उसको हटा दीजिए, रेदर देन रिपीलिंग द होल एक्ट। पूरा एक्ट फेंकने से अच्छा है कि जो भी पार्ट इनकंसिस्टेंट है उसको उठाइए और फेंक दीजिए। केस है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया? इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर आपको देखना है। दूसरा, इनवैलिड पार्ट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वैलिड पोर्शन, दैट मीन द होल एक्ट इज इनवैलिड। अगर ऐसा पार्ट है कि उसको हटाया नहीं जा सकता तो पूरा का पूरा एक्ट उठा के फेंक दीजिए। इफ दे कैन सेपरेट, पर अगर वो सेपरेट हो सकता है तो उसको सेपरेट कीजिए और वैलिड वाले पार्ट को चलाने दीजिए। कोर्ट वुड बी रिलक्टेंट टू डिक्लेयर अ लॉ इनवैलिड और अल्ट्रा वायरस ऑन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यानी कि जस्ट बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है आप उसे तुरंत मत हटाइए, एक मौका तो दीजिए, देखिए अलग हो पा रहा है या नहीं।
एक और केस है, ये एक्चुअली शुरुआत डॉक्ट्रिन ऑफ फेवरेबिलिटी कहाँ हुई थी, ये इंग्लैंड का केस आया, नॉटफेल्ट वर्सेस मैक्सिम नॉटफेल्ट गन्स एंड एम्यूनिशन कंपनी लिमिटेड। तो ये वाले केस में आया ये पहली बार। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ए के गोपालन की, जो कि एक बहुत ही फेमस केस है। ए के गोपालन साहब जो थे वो साउथ के बहुत बड़े मंत्री भी थे, तो उन्होंने केस किया उसे स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें क्या है, एक एक्ट है पर्टिकुलर, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो सेक्शन नंबर 14 के अगेंस्ट जा रहा है। सेक्शन नंबर 14 क्या है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है कि भैया हम हर इंसान को बराबर देखते हैं। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, जो कि मान लीजिए कि मैं क्राइम करने वाला हूं तो मेरे क्राइम करने तक का वेट तो नहीं करेंगे, उसके पहले ही मुझे रोक लेंगे। तो ये कहीं ना आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा था। तो सवाल आया कि सर ऐसे केस में क्या करें। तो क्या बोला देखो इन्होंने, नॉट द होल लॉ बट ओनली वन दैट सेक्शन रिमूव्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट को इंटेंशनली हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर लाना चाहते हैं उसको लाएंगे, और जिस पार्ट को हम नहीं लाना चाहते उसको नहीं लाएंगे। तो एक नया वर्ड बोल दिया आपने, जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू करके एक ना शेड्यूल नंबर 9 बनाया गया है, जिसमें एक लिस्ट डाली गई है, और उस लिस्ट में डाल दिया गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर कोर्ट भी रिव्यू नहीं कर सकती। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए उसमें कोई टॉपिक डाल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लीजिए कोई टॉपिक डाल दिया है उसमें, तो कोर्ट उसके ऊपर ये नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं पार्लियामेंट आपने जो किया वो गलत किया। तो सुप्रीम कोर्ट से या दूसरे कोर्ट से रिव्यू करने के पावर को इन्होंने क्या किया, छीन लिया। ठीक है, तो ऐसा ही केस था हमारा ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आई होप दिस इज क्लियर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगला डॉक्ट्रिन, 3 डॉक्ट्रिन है टोटल। पहला डॉक्ट्रिन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। खराब पार्ट को हटा दीजिए, बाकी अच्छे पार्ट को चलने दीजिए, पर अगर वो पार्ट ऐसा है कि उसको हटा नहीं सकते तो पूरे को ही हटा दीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए कोई पुराना कोई लॉ है, कोई एक्ट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या इनकंसिस्टेंट है तो फिलहाल के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और उसको हम नहीं चलने देंगे। ठीक है, वो दब गया। ये देखिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और ये वाला दब गया है। पर मान लीजिए आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके का कोई चेंज आता है, ऐसे केस में क्या होगा, वापस से अगर ये दोनों कंसिस्टेंट हो जाते हैं यानी एक जैसे हो जाते हैं तो वापस से ये जिंदा हो जाएगा। क्या कहा मैंने, पहले एक लॉ चला आ रहा था, ठीक है, और अभी फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और अगर ये दोनों इनकंसिस्टेंट है यानी एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे के साथ नहीं है, उल्टा उल्टा बात करते हैं, तो जो पुराना वाला लॉ था ना, वो पुराना वाला लॉ क्या होगा, दब जाएगा, पुराना वाला लॉ एक्लिप्स हो जाएगा। पर अगर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आता है या आगे जाके कानूनों में कोई चेंज आता है और जिसकी वजह से ये दोनों अब कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में ये लॉ जो पहले दबा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, उस लॉ को वापस से जिंदा कर देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण लग गया कुछ टाइम के लिए और वापस से ये ग्रहण हट गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, टू हाइड होली और इन पार्ट और थ्रोइंग इनटू द शेड, यानी कि ग्रहण लगा दिया। aims to validate a statue which remains dormant as it overshadowed by the right। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट था उसको जैसे दब गया था, बाद में राइट ही हटा दिया गया, कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसे केस में वापस वो जो स्टैचू था, वो जो लॉ था, वो जिंदा हो जाएगा। Based on the principle that a law which violates fundamental right is not nullity or void ab initio but becomes only unenforceable। क्या बोला, वो जो एक्ट था ना पहले वाला, वो एक्ट को वॉइड एब इनिशियो तो बोला नहीं, क्योंकि वो पहले तो ठीक ही था, बाद में आपने कॉन्स्टिट्यूशन नया लाया तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया। वो चालू तो नहीं हो सकता ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदर ऑफ ऑल लॉ है, उसके सामने एक एक्ट कहाँ ही चलेगा, तो वो क्या बन गया, अनएनफोर्सेबल, यानी कि वो लागू नहीं कराया जा सकता। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस से ऐसी बात बोली जो कि इसके बाद से एकदम मैच होता है, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, जिंदा। Such law shall be wiped out totally from the statute book। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है भाई, बीकाजी ढकराजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस। ये नाम आपको भूलना नहीं है, ये नाम आपको याद रखना है। जहां पे यही वाली बात, जितनी भी बात मैंने समझाई वो वाली बात यहाँ पे बोली गई थी। ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड था कि पहले जो था ना कि मोनोपोली था कि सिर्फ स्टेट जो है वो स्टेट ही उस मोटर व्हीकल को वो करेगी, प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्शन करेगी। बाद में क्या किया गया, मोनोपोली लाया गया, चेंज की गई चीजें, तो पुराना वाला जो एक्ट था मोटर व्हीकल एक्ट,
वो वापस से क्या हो गया, यहाँ पे जिंदा हो गया। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द केसेस से आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, पर हमको क्या है, थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए केस पढ़ते समय, तो इसे थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता दूं। तो 1955 का बड़ा पुराना केस है। इसी तरीके से एक और केस है, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वहां पे भी यही बात बोला गया कि भैया वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, बस क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए अनएनफोर्सेबल हो जाता है, यानी कि लागू कुछ टाइम के लिए नहीं होता जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। एक और केस, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। ये बाकी केसेस में सबसे लेटेस्ट है, 1989 का केस है, जिसमें ये बोला गया कि भैया ये वाला जो डॉक्ट्रिन है ना, ये डॉक्ट्रिन नॉन सिटीजन और कंपनी के लिए तो भैया एप्लीकेबल ही नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये नॉर्मल लोगों के लिए एप्लीकेबल है, यानी सिटीजन ऑफ द कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। मैंने आपको कहा था ना, बशेश्वर नाथ वाला जो केस है उसको मैं आर्टिकल नंबर 13 के साथ बताऊंगा, तो यहाँ पे आ गया वो। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या बोलता है, इस डॉक्ट्रिन का ना दो पक्ष है, यानी कि इस डॉक्ट्रिन को पहले जो समझा जाता था वो अलग है, और अब जो समझा जाता है वो अलग है। मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ। पहले क्या समझा जाता था कि अगर आपने कोई राइट एक बार वेव कर दिया, ठीक है, तो आप दूसरी बार या वापस से उस राइट को नहीं मांग सकते। एक बार आपने मना कर दिया ना, आपको नहीं चाहिए वो राइट, बस खत्म हो गया, आपको वापस से वो राइट नहीं मिलेगा। ये कौन से केस में बताया गया है, 1959 का केस है, बशेश्वर नाथ का केस, वहां पे ये लाया गया। ठीक है, क्या बोला है देखो, वन इशू वॉज रेज दैट सिंस ही एग्रीड टू पे द अमाउंट, उसने बोला ना कि मैं दूंगा, उसने अपना राइट वेव कर दिया, he has waived his right and so he will have to reimburse the settlement amount। तो भैया उसको देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि यार कहीं खाने गए, मैं और आप खाने गए, ठीक है, और मैंने बोला चल ना यार मैं पैसे दे देता हूँ, तो तुमने बोला कि नहीं नहीं मैं देता हूँ ना सर, मैं देता हूँ। और मैंने बोला चल ठीक है यार तू ही दे दे। अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते, अब आप फंस गए। मैं तो बोल रहा था मैं दे देता हूँ, अब भैया आपने बोला ना कि आप दोगे तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है मैं दे रहा था तो बढ़िया, आपका जो ऑब्लिगेशन था वो खत्म हो जाता, पर आप ही ने भैया वो जो राइट आपको दे रहा था मैं कि आप खाओ, मैं पेमेंट करता हूँ, एक तरीके से आपको बेनिफिट तो दे रहा था, वो बेनिफिट आपने वेव कर दिया। भाई अब मत बोलना कि सर आप भी थोड़ा कॉन्ट्री कर दो। समझ में आया? तो ये पहले का इंटरप्रिटेशन था। अभी का जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिसको आप चाह के भी वेव नहीं कर सकते। क्लियर है? क्या बोला जाता है, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको आप चाह के भी वेव नहीं कर सकते। कहने का मतलब, जैसे आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ है, तो वहां पे राइट टू लाइफ है, तो राइट टू डेथ भी होना चाहिए। अगर मेरे को जीने का अधिकार है तो मेरे को मरने का भी अधिकार होना चाहिए, सीधी बात है। पर आपको स्टेट ही अलाउ नहीं करता। सुसाइड हमारे इंडिया में क्राइम है, अगर आप सुसाइड करने गए और आपने सुसाइड सक्सेसफुल हो गया आपका, तो फिर तो सही कर लेंगे। लेकिन अगर आप सुसाइड में सक्सेसफुल नहीं होते, फिर आपको जेल भी हो सकती है। समझ में आया? क्योंकि आपको दिया गया है राइट टू लाइफ, तो भैया आपको वेव नहीं करने दिया जाएगा कुछ राइट। ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि कुछ ऐसे राइट हैं पर जिसको अगर इंसान समझता है, इतना समझदार है वो इंसान कि समझ के उसको छोड़ सकता है, तो फिर उसको छोड़ने दिया जाएगा। इसलिए आप देखिए, राइट टू एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, तो राइट टू एजुकेशन में 14 साल के बच्चों तक की कंपलसरी एजुकेशन है। क्योंकि 14 साल तक का बच्चा तो ये नहीं बोल सकता ना, नहीं नहीं मैं इतना समझदार हूं कि नहीं भैया मेरे को नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, 14 साल तक के बच्चे को तो आप पढ़ाओ, उसके बाद वो इतना समझदार हम मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब इसको नहीं पढ़ना है, काम करना है, तो ठीक है एक बात को। लेकिन 14 साल के बच्चे तक को तो पढ़ाना जरूरी है ही। यहां तक की बात क्लियर हो गई? शंकरी प्रसाद का केस बड़ा फेमस केस, 1951। शंकरी प्रसाद का केस समझाना बड़ा जरूरी है क्योंकि केशव नंदा केस में भी ये आएगा, टांग अड़ाएगा। होता क्या था कि जब नेहरू गवर्नमेंट आई, हमारा देश जब बना, आजाद हुआ, नेहरू गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि लैंड सीलिंग हो, लैंड रिफॉर्म्स आए, लैंड जो है सिर्फ जमींदारों के पास ना रहे, वो बटे, इक्वालिटी आए, लोग का डेवलपमेंट हो थोड़ा। नेहरू जी जो है वो सोशलिस्ट तरह सोचते थे, तो सबको बेनिफिट मिले, इस तरीके का उनका था। तो उन्होंने बहुत सारे केस किए। ठीक है, केस किए बोल रहा हूँ, सॉरी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिक्शन लाए जिससे कि लैंड सीलिंग हो रहा था, यानी कि एक इंसान के पास ये पावर नहीं था कि वो ज्यादा जमीन रखे। अब बार 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 ना इसी टॉपिक को लेकर केस होता था। वे लोग चले जाते थे कोर्ट में, और कोर्ट में जाके बोलते थे यार जमीन कैसे ले लिए, आर्टिकल 31 है हमारे पास। अब आर्टिकल 31 हट गया, आर्टिकल 31 है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी।
आर्टिकल 31 क्या है बच्चों? राइट टू प्रॉपर्टी, और मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता था कि भाई किसकी सुने, लेजिस्लेचर की सुने, यानी जो नेहरू जी हैं उनकी सुने, या हम जुडिशियरी की सुने। जुडिशियरी तो क्या रहता था कि नहीं भी आर्टिकल 31 के हिसाब से तो सही बोल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी है, नेहरू जी आप प्रॉपर्टी को वापस कर दो। तो बार बार ये लड़ाई होती थी, बार बार ये लड़ाई होती थी। तो एक मुद्दा आखिर में आके फंसा कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का पावर है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 368 में किसका पावर है? अमेंडमेंट का पावर है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी चीज को ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग क्या अमेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? तो यहां पे बोला गया, देखिए रेड कलर में लिखा है, लॉ मेड अंडर द कंस्टिट्यूएंट पावर इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13 and judicial review applies on law under article 13, therefore property right can be vitiated by the parliament without intervention of the court। तो ये बात फाइनल हो गई कि भाई आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सज्जन सिंह का केस आया। सज्जन सिंह की केस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कभी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यही लैंड वाला ही मामला था। तो 17th अमेंडमेंट लाए थे नेहरू जी ही। उस 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और बोला गया कि आर्टिकल 368 में आपने कुछ और बातें ऐड की, उन बातों को आप ऐड नहीं कर सकते, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हटा दीजिए बस। ठीक है, तो सज्जन सिंह का केस भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर ही था कि क्या अमेंडमेंट जो है वो 368 में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि हाँ, आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बस बहुत एक्सट्रीम चीजें नहीं होनी चाहिए। और जो बेस्ट इसके ऊपर जजमेंट है वो आया है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। केशव नंदा भारती केस को पहले देख लेते हैं, नाम ले लिया मैंने। तो आर्टिकल 368 बोथ क्या है, पावर भी है और प्रोसीजर भी है, यानी कि कैसे अमेंड करेंगे ये भी लिखा है और अमेंड कर सकते हैं ये बात भी वही लिखा है। एक डॉक्ट्रिन आया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्या बोलता है सर ये डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन बोलता है आपको जितना अमेंडमेंट करना है अमेंडमेंट कर लो, लेकिन अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाए। ऐसा चेंज नहीं आना चाहिए कि भाई जिन्होंने बनाया था ना कॉन्स्टिट्यूशन को लगे कि भाई हम बना के क्या गए थे, बन क्या गया। ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो इन्होंने बोला कि 24th अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। उस समय 24th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है इस तरीके का अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। उस समय हमारे देश का सबसे बड़ा बेंच बैठा था, 13 लोगों का बेंच, और उस समय कहा जाता है कि हमारे देश को इस केस ने बचा लिया, और उस केस के लॉयर थे नानी पालखीवाला। इसके पहले आपको एक और केस दिख रहा हो, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेम यही मुद्दा, सारी बातें सेम। उस समय जो बेंच बैठी थी वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बेंच थी, 11 लोगों की, और सबसे लार्जेस्ट बेंच कहां बैठी? केशव नंदा भारती, 13 लोगों की। मामला सेम था कि वही लैंड प्रॉपर्टी वाली बात आ गई और ला रहे हैं, बार बार छीन ले रहे नेहरू जी, अब क्या करें। केशव नंदा भारती भी एक्चुअली एक मठ होता है ना, केरल के एक मठ के वो थे, गुरु थे, तो उनसे मठ छीन ली गई थी। तो ऐसा केस उन्होंने कर दिया फिर। ठीक है, फिर मिनर्वा मिल केस हुआ जहां पे आर्टिकल 368 का जो पार्ट 4 और पार्ट 5 है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, और बोला शेड्यूल नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल नंबर 9 जो है वो जुडिशियल रिव्यू वाला, मैंने बताया ना कि आप भैया कुछ चीजें आप डाल सकते हैं, एक लिफ्ट बना सकते हैं कि कोर्ट चाहे तो इन चीजों पे तो भाई अपने डिसीजन लाकर पार्लियामेंट की इंटेंशन को वो नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आया भैया हमारा वामन राव का केस। ये केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस केस ने क्या बोला कि केशव नंदा भारती वाला जो केस है ना वो कब आया, उसका डेट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से। 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1972, इस दिन ये केस का डिसीजन आया। इस डिसीजन के पहले तक का जितना भी मैटर है शेड्यूल नंबर 9 में, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कोई स्क्रूटिनी नहीं कर सकता, कुछ देख ही नहीं सकता। पर उस डेट के बाद से जितने भी चीजें हैं उन पे कोर्ट स्क्रूटिनी कर सकता है। क्लियर हो गया? तो एक डेट आया, उस डेट के पहले की चीजों पे आप स्क्रूटिनी नहीं कर सकते, जो जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया, काम खत्म भैया, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, बेसहारा है कोर्ट। लेकिन उसके बाद की डेट में कोर्ट बेसहारा नहीं है,
कोर्ट चाहे तो स्क्रूटिनी कर सकता है। क्लियर हो गया? आखिरी, कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये बहुत ही रिसेंट केस है, 2007 का केस है। इफ एनी लॉ इन 9th शेड्यूल वर इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3, यानी कुछ बात ऐसी डाल दी हमने, तो पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट, उसके इनकंसिस्टेंट में है, दे आर लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, यानी कि उसको निकाल के फेंक दीजिए। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ नहीं करना है आपको, उसको जिंदा ही रखना है। ये किसने बोला? IR कोयलो के केस में। क्लियर हो गया बच्चों? तो बहुत सारे केसेस हो गए, बहुत सारी बातें कर ली हमने आर्टिकल नंबर 12 और 13। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई पार्ट, कोई केस अगर आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, आई विल क्लेरिफाई डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल नंबर 14 से शुरुआत करेंगे। ठीक है? थैंक यू।